नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट डे हमने जो पेपर 2 का सिलेबस है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे कुछ क्वेश्चन किए थे, उस पर बेस्ड आज हम लिक्विड वाटर और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पे बेस्ड दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें हम वाटर रिसोर्स पे भी बात करेंगे। वाटर पोल्यूशन है, उसका टाइप ऑफ पोल्यूशन हो सकता है, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक ब्लैक एंड ग्रे वाटर, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर, इन सब टॉपिक पे भी बात करेंगे। जो आपका यूनिट सेकंड है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का यूनिट सेकंड, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन बन सकता है उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, और साथ साथ उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी देखेंगे दोस्तों, ताकि आपका कंसेप्ट ही स्ट्रांग हो, क्रिस्टल क्लियर हो। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, chronologically arrange the following sources of water in the increasing order of its percentage of total water on earth। देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ ऑप्शन दोस्तों, इसमें आपको अरेंज करना है कि परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा वाटर जो अर्थ पर है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जैसे ओशियंस है, आइस कैप है, ग्राउंड वाटर है, लेक्स है, ये चारों आपको दिया हुआ है। इसमें से सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पर है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ। तो आप जानते हैं दोस्तों, सबसे कम वाटर कहाँ है, तो लेक्स में बहुत कम वाटर होता है। देन आफ्टर ग्राउंड वाटर में होता है, उसके बाद आइस कैप्स में, ओशियन तो महासागर ही है, इसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा इसका जस्ट अपोजिट। देखिए फोर्थ ऑप्शन, सबसे पहले लेक्स होगा, देन आफ्टर ग्राउंड वाटर, देन आइस कैप्स, देन ओशंस। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पानी का परसेंटेज ऑफ वाटर के हिसाब से टोटल हमारा जो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। देखिए दोस्तों, अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। वी ऑल नो कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है बिकॉज इट लुक्स ब्लू फ्रॉम स्काई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट है उसका जो स्केटरिंग होता है, सबसे ज़्यादा ब्लू कलर का स्केटरिंग होता है, जिसके कारण हमको अर्थ जो है ब्लू प्लेनेट प्रतीत होता है। अराउंड 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का जो 71% है, या इसको 2/3 पार्ट भी कह सकते हैं कि अर्थ का जो 2/3 पार्ट है वाटर से कवर्ड है। वाइल द अदर 29% कंसिस्ट ऑफ कंटिनेंट एंड आइलैंड, जिसमें और जो 29% है उसमें आपका महादेश है और आइलैंड वगैरह सब है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। टोटल वाटर ऑन अर्थ इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो भी वाटर है अर्थ पे उसको मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फ्रेश वाटर, सेकंड सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर हमारे पास कितना है, तो 2.5% है, बहुत कम है। जो कि सलाइन वाटर, साल्टी वाटर 97.4% है। ओके, ओशंस और सीज में सलाइन वाटर मैक्सिमम है, वो 97.4%। ये परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, फ्रेश वाटर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फ्रेश वाटर जो है उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कहाँ कहाँ फ्रेश वाटर है, तो फर्स्ट है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। जो हमारा आइस कैप्स या ग्लेशियर कह सकते हैं, बड़ा बड़ा जो बर्फ का जो बड़ा बड़ा ग्लेशियर दोस्तों, चाहे आपका ग्रीनलैंड में हो सकता है, अंटार्कटिका में है, जैसे यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। ओके, तो ये सब ये फ्रेश वाटर का स्रोत हो सकता है। 68.7% यहाँ पर वाटर कह सकते हैं फ्रेश वाटर का। ग्राउंड वाटर में आपका 30.1% है। देन आफ्टर सरफेस वाटर 0.3% सरफेस वाटर में आपका लेक्स हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, रिवर, स्ट्रीम्स, इन सब में फ्रेश वाटर है। और अदर्स जो बच गया उसमें 0.9% में अदर्स है कुछ, जैसे सॉइल मॉइस्चर में है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में, ये सब कुछ है। ओके, दस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ द सोर्स ऑफ वाटर आर लेक्स, ग्राउंड वाटर, आइस कैप्स। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर हम देखें परसेंटेज के हिसाब से, तो सबसे कम पहले लेक्स में है, उससे ज़्यादा ग्राउंड वाटर, देन आफ्टर आइस कैप्स, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा हमारा ओशंस में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए, वाटर पोल्यूशन का प्राथमिक स्रोत कौन नहीं है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, रेडियोएक्टिव वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, या माइनिंग वेस्ट। तो कौन नहीं है हमसे पूछा है, नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल वेस्ट बिल्कुल वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। रेडियोएक्टिव तो है ही, माइनिंग वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट आप कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर से अगर कोई भी वेस्ट निकलता भी है ना, तो मैक्सिमम क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। और बायोडिग्रेडेबल हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक क्या है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो एग्रीकल्चर वेस्ट इज नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ऑलराइट, देखिए, When toxic substance enter into water bodies it cause water pollution। ऑब्वियसली जब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस वाटर बॉडीज के अंदर इंटरगेट करता है तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। वाटर पोल्यूशन का कुछ स्रोत देखिए, जैसे इंडस्ट्रियल सोर्सेज। द इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स, रिवर्स और वाटर बॉडीज कंटेन ए लॉट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स लाइक साइनाइड्स, अमीन, टॉक्सिक एसिड्स, ऑयल, ग्रीज,
डाइज, बायोसाइड्स, सस्पेंड सॉलिड एंड थर्मल पोल्यूटेंट फ्रॉम न्यूमरस इंडस्ट्री। देखिए अलग अलग इंडस्ट्री से कई सारा टॉक्सिक मेटल्स वगैरह या जो केमिकल्स निकल सकता है, जिसमें आपका साइनाइड हो सकता है, अमीन हो सकता है। साइनाइड दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड आपको पता होगा, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी भोपाल में, भोपाल गैस ट्रेजडी में, वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का ही मतलब रिसाव हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे आदमी की डेथ हो गई थी 1984 में। ओके, तो वहाँ पर साइनाइड भी गैस था, ध्यान रखिएगा। अमीन्स, टॉक्सिक एसिड, कई सारा जो टॉक्सिक एसिड्स है इसके अगर मिक्सअप के कारण वाटर पोल्यूट हो सकता है। देन आफ्टर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज, रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट एंटर इनटू द वाटर बॉडीज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट। जहाँ भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ से अगर किसी प्रकार का वेस्ट वाटर के अंदर अगर मिक्स हो जाता है तो आपका रेडियोएक्टिव पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फ्यूजन प्रोडक्ट ETC, इट प्रोड्यूसेस सेट ऑफ सिंड्रोम्स कैरेक्टराइज्ड बाय नोजिया। अगर उस वाटर से कोई मतलब चाहिए आपका हो सकता है, कोई उसको पी ले, ड्रिंक कर ले दोस्तों, उसके कारण उसको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया और सामान्य सिकनेस वगैरह हो सकता है। ओके, सीवेज एंड डोमेस्टिक सोर्सेज, सीवेज से भी और डोमेस्टिक सोर्स से भी हमारा वाटर पोल्यूट हो सकता है। अबाउट 25% वाटर पोल्यूशन इज कॉज बाय सीवेज। देखिए सीवेज का जो 25% वाटर है, वाटर पोल्यूशन का जो 75% स्रोत है वो आपका सीवेज है एंड डोमेस्टिक वेस्ट है। इट इंक्लूड्स ह्यूमन एक्सक्रीटा, इसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकता है, सोप, मेटल्स, ग्लास, गार्डन वेस्ट एंड सीवेज स्लज, सीवेज का स्लज भी हो सकता है। द वाटर बॉडीज आर नॉट एबल टू रिसाइकल देम एंड लूज देयर सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी। डिटर्जेंट्स, घरों में जो हम डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो भी आपके वाटर बॉडीज़ को ऑब्वियसली पोल्यूट कर सकता है। हाउसहोल्ड डिटर्जेंट्स कंटेन सेवरल पॉल्यूटिंग एजेंट्स which adversely affect the water bodies. They contribute to phosphates of sodium phosphate sulfates. जो डिटर्जेंट्स होता है उसमें आपका सोडियम सल्फेट हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, जो कि ये भी वाटर बॉडीज़ के साथ मिक्सअप करके वाटर को पोल्यूट कर देता है। तो वाटर पोल्यूशन का ये सब स्रोत है, सोर्स है। माइनिंग पोल्यूशन, इट इज़ ए कॉमन फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इन एरियाज वेयर माइनिंग टुक प्लेस इन द पास्ट। देखिए जहाँ भी माइनिंग हुआ है पिछले कुछ दिनों में या पास्ट में कभी भी माइनिंग हुआ था, वहाँ पर भी ये माइनिंग जो है आपको पोल्यूशन कॉज कर सकता है। एसिड माइन ड्रेनेज इज द फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ हाईली एसिड वाटर रिच इन हैवी मेटल्स। जहाँ पर एसिड का माइन है, एसिड का माइनिंग किया जाता है, वहाँ से भी मतलब उसके ड्रेनेज से, वहाँ से अगर किसी प्रकार का रिसाव हो जाए और वाटर बॉडीज के मिक्स हो जाए तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकता है। ऑलराइट, बट हमने पहली बात कहते दोस्तों कि एग्रीकल्चर वेस्ट आर मोस्टली ऑर्गेनिक। जो एग्रीकल्चर वेस्ट हमारा मोस्टली ऑर्गेनिक है, कह सकते उसको बायोडिग्रेडेबल है, तो वो एटमॉस्फेयर में बायोडिग्रेडेबल चीज़ तो खुद ब खुद अपने आप डिकम्पोज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो पोल्यूशन का कॉज नहीं है। ओके, मटेरियल सोर्स इज नॉट ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मेजर सोर्स या प्राइमरी सोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए डोमेस्टिक वेस्ट वाटर सैंपल COD एंड BOD वेयर मेजर्ड। जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर सैंपल होता है उसमें हम कभी COD मेजर करते हैं, कभी BOD मेजर करते हैं, कभी THOD थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर करते हैं। जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिलेटिव मैग्नीट्यूड। देखिए उसका कुछ रिलेटिव मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि कौन से इसमें जनरली ट्रू होता है। क्या COD हमेशा BOD के बराबर होता है? COD बराबर है सर, इक्वल। सेकेंड है कि COD हमेशा BOD के बराबर बड़ा होता है, COD इज ग्रेटर देन BOD। थर्ड है COD लेस देन BOD और नथिंग कैन बी सेड। देखिए यूजुअली क्या होता है या जनरली दोस्तों कि COD जो आपका BOD से हमेशा ज़्यादा ही होता है, COD BOD से ज़्यादा ही होता है। BOD और COD में डिफरेंस पता होना चाहिए, आसान है। पहली बात तो BOD को क्या कहते हैं, तो बाय केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब वेस्ट वाटर के अंदर उसके ऑर्गेनिक मैटर में को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितना भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू डिकम्पोज कम्प्लीटली इज नॉन एज BOD, उसी को उसका BOD कहते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाटर दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल जो भी हमारा ऑर्गेनिक है, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाटर को पूरी तरह डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको हम BOD कहते हैं। COD के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल प्लस जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, दोनों को डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं COD। देखिए यहाँ पर BOD के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल के साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रहा है, तो इसलिए COD में ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, इसलिए CO2 का वैल्यू जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का वैल्यू यूजुअली BOD से ज़्यादा ही होता है। तो हमारा B ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए द रेशियो ऑफ COD अपन BOD इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स कंपेयर टू द टोटल
बायो प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। जो हमारा बीओडी और सीओडी का रेशियो होता है, ऑब्वियसली बीओडी में क्या है दोस्तों, बीओडी हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल का बात करते हैं और सीओडी के अंदर हम बायो के साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल के साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का हम बातें करते हैं। ओके, तो ये रेशियो बताता है हमको। देखिए द रेशियो जनरली ग्रेटर देन 1, ये रेशियो जनरली एक से ज़्यादा होता है, बट कैन बी इक्वल टू 1 इफ द सैंपल हैज़ ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। ये रेशियो आपका एक से हमेशा ज़्यादा ही होता है, जनरली ज़्यादा ही होता है, लेकिन एक कब हो सकता है, जब दोनों के अंदर चाहे बीओडी हम भी मेजर कर रहे हैं और सीओडी दोनों के अंदर हम दोस्तों सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स को हम मेजर कर रहे होंगे, तब दोनों का रेशियो सेम ही होगा। ओके, तब दोनों का रेशियो सेम ही होगा, मतलब रेशियो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। नहीं तो अगर जनरली मेजर करें तो सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा बीओडी से ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। बीओडी क्या होता है, देखिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको पूरी तरह से डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसी को हम बीओडी कहते हैं। ए लो बीओडी इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। बीओडी जितना कम होगा, ध्यान रखिएगा, बीओडी जितना कम होगा वाटर का क्वालिटी उतना बेहतर होगा। वाल हाई बीओडी इंडिकेट पोल्यूटेड वाटर। अगर बीओडी ज़्यादा है तो वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। कहने का मतलब बीओडी कम है मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम है। ऑर्गेनिक मैटर कम है मतलब वाटर हमारा प्योर है, लगभग प्योर तो नहीं कह सकते हैं, क्लियर है। और बीओडी बहुत ज़्यादा है मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा मतलब वाटर आपका बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। ऑल राइट, देखिए दोस्तों, द बीओडी वैल्यू इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर लीटर ऑफ द सैंपल ड्यूरिंग 5 days ऑफ इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। जो बीओडी का वैल्यू मेजर किया जाता है किस में, तो मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम पर लीटर में कितना मिलीग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम होता है 5 दिन पर, लगभग 5 दिन पर, और टेम्परेचर कितना रखा जाए 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम बीओडी कहते हैं। तो याद रखिएगा बीओडी को हम मिलीग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर लीटर में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, इसमें हम बीओडी को मेजर करते हैं। यूजुअली 5 दिन पर बीओडी आपका मेजर किया जाता है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। सीओडी देखिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट रेफर्स टू द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। मतलब बायोडिग्रेडेबल के साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो हमारा क्या है, सीओडी है। द सीओडी टेस्ट यूजेज पोटासियम डाइक्रोमेट। सीओडी टेस्ट के अंदर हम लोग पोटासियम डाइक्रोमेट का यूज़ करते हैं K2Cr27 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट ऑक्सीडाइजेज बोथ ऑर्गेनिक प्रीडोमिनेंट एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वेस्ट वाटर सैंपल। सीओडी टेस्ट टेक्स फ्यू आवर ओनली अप्रॉक्स 3 आवर। देखिए बीओडी में आपको लगभग 5 दिन लग सकता है, लेकिन सीओडी में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर करने में आपको यूजुअली 3 घंटा ही बहुत कम समय लगता है, 3 घंटा अप्रॉक्स। For fresh water, as both BOD and CO2 should be negligible, hence the ratio can be equal to 1। अगर आपका फ्रेश वाटर है, देखिए फ्रेश वाटर है तो BOD और CD ऑब्वियसली दोनों, फ्रेश वाटर का BOD भी नेग्लिजिबल होता है और COD भी नेग्लिजिबल होता है। फ्रेश वाटर का BOD भी नेग्लिजिबल होगा और COD भी नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड है ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं, हमारा ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, इसलिए रेशियो आपका 1 के बराबर हो सकता है दोनों का। कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द सीओडी अपन बीओडी रेशियो फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेस्ट वाटर आर एस फैलोज। कुछ अलग अलग वेस्ट वाटर का सीओडी अपन बीओडी रेशियो आपको दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, सीओडी अपन बीओडी अगर 2 से कम है, अगर किसी वेस्ट वाटर का सैंपल आपको सीओडी अपन बीओडी लेस देन 1 है, तो आप उसे क्या डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पर रेडली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट, मतलब बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट थोड़ा ज़्यादा है। अगर सीओडी अपन बीओडी का रेशियो 2 से 4 के बीच में है तो मॉडरेटली है, तो वहाँ पर जो बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट का कंटेंट मॉडरेटली मतलब बीच का में है। अगर सीओडी अपन बीओडी 4 से ज़्यादा है तो हार्डली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट, मतलब बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट जो है बहुत ज़्यादा है। और ये ध्यान रखिएगा, 2 से 4 और 4 से ज़्यादा। 2 है तो रेडली है, कम है। 4 है, 2 से 4 के बीच में तो मॉडरेटली है, और 4 से ज़्यादा है सीओडी अपन बीओडी रेशियो, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर बायोडिग्रेडेबल कंटेंट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ एल्गी इन वाटर इंडिकेट वाटर इज। अगर किसी वाटर के अंदर एल्गी है तो वो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, वो किस प्रकार का वाटर है, हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, एसिडिक वाटर है, टर्बिड वाटर है। ऐसा आपने पहले भी सुना होगा कि लाइकेन के बारे में दोस्तों, लाइकेन कहीं है तो मतलब वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन रीजन में ग्रो ही नहीं करता है। तो लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ सल्फर, लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ सल्फर पॉल्यूशन। आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कभी पढ़ा हो, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो उसमें लाइकेन के बारे में पढ़ाया जाता है।
तो लाइकेन सल्फर, जहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन ग्रो कर ही नहीं सकता है। तो लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ आपका सल्फर का, आपको सल्फर पोल्यूशन अगर कहीं है तो आपको लाइकेन उससे पता चल जाएगा। उसी प्रकार से अगर वाटर में एल्गी ग्रो कर रहा है, तो वाटर स्लाइटली एसिडिक हो सकता है। ये आपको एसिडिटी के बारे में बताता है। ओके, तो एल्गी है तो वाटर आपको तो स्लाइटली एसिडिक के बारे में बताएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर एक्वेटिक। जो मैक्सिमम एल्गी है, बहुत सारा एल्गी है, कई प्रकार का एल्गी होता है। रेड एल्गी हो सकता है, ग्रीन एल्गी हो सकता है, ब्राउन एल्गी। ये 3 एल्गी यूजुअली जो है 12th क्लास तक के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। रेड ग्रीन और ब्राउन एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर और मरीन हैबिटेट। आपका फ्रेश वाटर में भी है, कुछ मरीन हैबिटेट के अंदर भी मिलता है। देयरफॉर दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रेश वाटर और मरीन पोल्यूशन। ये मतलब अलग अलग जगह पे मिलता है और आपको फ्रेश वाटर और मरीन पोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत बताता है, इंडिकेटर का काम करता है। एल्गी एज ए पोल्यूशन इंडिकेटर। देखिए एल्गी को हम पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में किस प्रकार से देख सकते हैं। द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द एल्गल फ्लोरा इन वाटर बॉडी कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेवल ऑफ वेस्ट वाटर पोल्यूशन। आपका एल्गी का ग्रोथ पैटर्न किस प्रकार से है, उससे हम वहाँ का जो फ्रेश जो भी हमारा वाटर है, वाटर पोल्यूशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। फर्स्ट है वाटर एसिडिटी। एन इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ वाटर इज इनिशियली कॉजेज जनरल इंक्रीज इन एल्गी। अगर वाटर में एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, वाटर का एसिडिटी अगर बढ़ रहा है, तो स्लाइटली देखा जाता है कि एल्गी का ग्रोथ भी बढ़ जाता है। तो मतलब एल्गी ग्रो कर रहा है, समझ सकते हैं कि आप वाटर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ रही है। हाउएवर, हालांकि जो हाई लेवल वाटर एसिडिटी ड्यू टू पोल्यूशन बाय एसिड फॉर्मिंग केमिकल्स और एसिड रेन रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्लैंक्टन स्टेज प्लैंक्टोनिक एल्गी इन द वाटर बॉडी। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा अगर एक्सेस हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपको डिक्रीज कर सकता है, वो उसका ग्रोथ जो है एल्गी का ग्रोथ डिक्रीज कर सकता है। मतलब एल्गी का ग्रोथ अगर मॉडरेट तक हो रहा है तो मतलब एसिडिटी ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अगर एसिडिटी बढ़ गया है तो एल्गी का जो प्लैंक्टोनिक स्टेज होता है, प्लैंक्टन आपने सुना होगा कि एक्वेटिक हैबिटेट में या मरीन हैबिटेट में जो बेस्ट प्रोड्यूसर है या जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो आपका प्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन उसको कहते हैं। प्लैंक्टन सारा का सारा फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन जो उसी पर बेस्ड होता है, प्लैंक्टन पे। प्लैंक्टन को स्मॉल फिशेज खाती है, स्मॉल फिशेज को बिग फिश को शार्क वगैरह सब खाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होता है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर का स्रोत है आपका मरीन हैबिटेट में। देखिए सीवेज, ऑर्गेनिक मैटर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। एन इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक मैटर और केमिकल फर्टिलाइजर दैट आर वास्ड अप इनटू द वाटर बॉडीज रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट सप्लाई फॉर एल्गल ग्रोथ। देखिए इन ऑर्गेनिक मैटर यदि बढ़ जाता है, कैसे, या तो केमिकल फर्टिलाइजर को ऐड कर दिया गया हो या केमिकल फर्टिलाइजर किसी प्रकार के बह के आपको वाटर बॉडी के अंदर चल जाता है, तो वो न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर में क्या होता है, फॉस्फेट होता है, कैल्शियम होता है, ये सब चीज़, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह सब होता है दोस्तों। ये अगर किसी प्रकार से वाटर बॉडी के अंदर चला गया तो ऑब्वियसली ये सब न्यूट्रिएंट भी है। तो न्यूट्रिएंट के बढ़ने से ग्रोथ थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। न्यूट्रिएंट बढ़ गया तो एल्गल का ग्रोथ बढ़ जाएगा, क्योंकि एल्गल इसी पर ग्रो करता है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके एल्गा ग्रो करता है। सच ए कंडीशन ऑफ इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट सप्लाई इज टर्म्ड एज यूट्रोफिकेशन। इस इंक्रीज सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट का जो बढ़ जाना, इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये भी इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का बेहतरीन टर्मिनोलॉजी है। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। तो इसी प्रकार का कि न्यूट्रिएंट का ग्रो कर जाना, न्यूट्रिएंट का इंक्रीमेंट हो जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन करते हैं। इस यूट्रोफिकेशन के कारण एल्गी का ग्रोथ बेहतरीन होगा। जो वाटर बॉडीज है दोस्तों, वहाँ पर एल्गी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, बड़े पैमाने पे एल्गी का ग्रोथ होगा। पूरा का पूरा वाटर बॉडीज में एल्गी ही फैल जाएगा। इससे क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है और वाटर का जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस वाटर है और जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट कर जाएगा दोस्तों। तो जो भी फिश वगैरह पानी के नीचे रह रहा है उसको ऑक्सीजन सही से डिजोल्व नहीं हो पाएगा वाटर के अंदर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर जो है आपके डायरेक्ट वाटर के कॉन्टैक्ट से अब नहीं रहा है। बीच में क्या आ गया, आपका एल्गी का लेयर आ गया है। ओके, एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर इसको रखते हैं। तो दोनों मतलब बीच में ये आ गया, तो ऑक्सीजन का डिमांड डिजॉल्व ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण कि जो है एक्वेटिक लाइफ में, जो मरीन वाटर में जो फिश नीचे रह रहा है उसकी डेथ हो सकती है। ओके, बहुत ज़्यादा अगर एल्गी पूरे पानी में फैल जाए तो फिश की डेथ हो जाती है। तो यूट्रोफिकेशन के कारण कह सकते हैं कि आपका जो बहुत सारा फिशेज की डेथ हो जाती है। एल्गी के लिए तो बेहतर है, लेकिन फिश वगैरह जो पानी के अंदर रहा है उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। हैवी मेटल, देखिए सम एल्गी एब्जॉर्ब एंड एक्यूमुलेट मैनी हैवी मेटल। कुछ एल्गी जो है, हम पहले भी बात की थी कि एल्गी प्लांट जो है, बहुत सारा ऐसा प्लांट है जो हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर लेता है।
ये नेचुरल तरीका है वाटर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए ये बेस्ट नेचुरल तरीका है। ऐसा ही नेचुरल तरीका आर्कटा में, हम इसके बारे में एक केस स्टडी पढ़े भी थे दोस्तों कि आर्कटा में इसी प्रकार का किया गया था कि नेचुरल तरीके से उन्होंने बहुत सारा पेड़ पौधा ग्रो करवाया जो कई सारे मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेते थे, और वाटर खुद ब खुद, जैसे वाटर एक लेयर से दूसरे लेयर में पास करता था, जो वहाँ पर प्लांट ग्रो करते थे वो बहुत सारे जो हैवी मेटल वगैरह है वेस्ट वाटर के साथ मिक्स है उसको एब्जर्व कर लेते थे, वाटर खुद ब खुद प्योर हो जाता था। ये केस स्टडी हम पढ़े हुए हैं, हम बताई भी अपने एक वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी शायद बताए थे। दस द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ दीज एल्गी इन द वाटर इंडिकेट पॉल्यूशन ड्यू टू हैवी मेटल। हैवी मेटल अगर है ज़्यादा तो वाटर एल्गी का ग्रोथ भी ज़्यादा हो सकता है, ओके, क्योंकि ये ऑब्जर्व करके उसको ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों आसान क्वेश्चन है ये, विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज कॉज ड्यू टू ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, ग्राउंड वाटर के कंटामिनेशन से जो डिजीज होता है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, उसके कुछ पेयर्स को आपको देखना है, मतलब किसके कंटामिनेशन से कौन सा डिजीज कॉज हो सकता है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द एबव इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन गलत मैच्ड है वो आपको बताना है। देखिए लिखा हुआ है कैडमियम, कैडमियम के कारण क्या ब्लैक फुट डिजीज होता है, मर्गी के कारण मीनामाटा, आर्सेनिक के कारण इटाइटाई, और फ्लोरीन के कारण डेंटल फ्लोरोसिस। कौन गलत है आपको बताना है। देखिए दोस्तों कैडमियम के कारण ब्लैक फुट नहीं होता है, कैडमियम के कारण होता है इटाइटाई डिजीज, आपने पढ़ा होगा कभी, इटाई डिजीज होता है कैडमियम के कारण होता है। ऑलराइट, मरकरी मीनामाटा, मीनामाटा के बारे में पढ़ा भी होगा, मरकरी के कारण मीनामाटा डिजीज होता है, ये सही है। आर्सेनिक के कारण इटाइटाई नहीं, आर्सेनिक के कारण होता है ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज जो होता है वो आर्सेनिक के कारण होता है, तो ये हमारा भी गलत है। और फ्लोरीन के कारण डेंटल फ्लोरोसिस, ये सही है। हमसे पूछा है कौन कौन गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है दोस्तों, फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है, तो यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों कुछ डिजीज कंटामिनेशन के कारण कौन कौन सा डिजीज हो सकता है देख सकते हैं। नाइट्रेट के कारण आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। आर्सेनिक ब्लैक फुट डिजीज हमने देखा, कैडमियम के कारण इटाइटाई, मरकरी के कारण मीनामाटा, और फ्लोरीन के कारण डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। देखिए वाटर में जो टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या कमेगा, ये रिमेन सेम और नथिंग चेंज। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मतलब वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब टेम्परेचर हम बढ़ा दें। पहला है डिक्रीज करेगा, सेकंड है इंक्रीज करेगा, थर्ड है रिमेन सेम, और फोर्थ है समटाइम्स इंक्रीजेज समटाइम्स डिक्रीजेज। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर के बढ़ने से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दोस्तों। ओके, देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, द विंकलर्स मेथड इज ए टेक्निक यूज टू मेजर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन फ्रेश वाटर सिस्टम। मतलब फ्रेश वाटर सिस्टम में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, तो विंकलर्स मेथड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो विंकलर्स मेथड का यूज हम लोग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंसंट्रेशन को मापने के लिए यूज करते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है, तो डीओ इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर। वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन मिक्स है, कितना उसके अंदर डिजॉल्व्ड है, वो हमको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से पता चलता है। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन ए स्ट्रीम और लेक कैन टेल अस अबाउट इट्स वाटर क्वालिटी। ये उसके वाटर क्वालिटी के बारे में भी बताएगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जितना ठीक ठाक रहेगा तो वाटर क्वालिटी भी बेहतरीन रहेगा। एक इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इन रिवर स्ट्रीम फॉर मिनिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेस्क्राइब्ड 4 मिलीग्राम पर लीटर। ये ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीज़ ध्यान रखने वाली बातें थी, एक तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हम किससे मेजर करते हैं, तो विंकलर्स मेथड से, और दूसरा कि फिश के सर्वाइवल के लिए, मछलियों के सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4 मिलीग्राम पर लीटर। रिवर स्ट्रीम में, नदी तालाब वगैरह में फिश के सर्वाइवल के लिए, फिश वगैरह का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ कर दिए, तो उसके सर्वाइवल के लिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4 मिलीग्राम पर लीटर। पर लीटर में 4 मिलीग्राम आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होना चाहिए फिश के सर्वाइवल के लिए। ऑलराइट, द मेन कंपाउंड फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट, जो हमारा विंकलर्स मेथड टेस्ट था उसको कंडक्ट करने के लिए कौन कौन सा कंपाउंड की आवश्यकता पड़ती है, तो एजाइड, आयोडाइड, स्टार्च सॉल्यूशन एंड सोडियम थाइसल्फेट। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको विंकलर्स मेथड में टेस्ट करने के लिए पड़ सकता है। देखिए नेचुरल फैक्टर अफेक्टिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कौन कौन सा फैक्टर है प्राकृतिक जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को आपको इफेक्ट कर सकता है, वो देखते हैं। फर्स्ट एक्वेटिक लाइफ, एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो भी एनिमल्स वाटर के अंदर यूज रह रहा है तो ऑक्सीजन का यूज़ करेगा दोस्तों, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करेगा।
बैक्टीरिया टेकअप ऑक्सीजन एज द डिकम्पोज मटेरियल्स, बैक्टीरिया ऑक्सीजन को लेके अपना जो मटेरियल्स को डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को। डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप इन वाटर बॉडी डेट कंटेन्स अ लॉट ऑफ डेड डिकम्पोजिंग मटेरियल्स, वैसा वाटर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेड और डिकम्पोजिंग मटेरियल्स उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेगी तो डिजोल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। एलिवेशन ऊंचाई दोस्तों, एल्टीट्यूड, सिंस स्ट्रीम गेट मच ऑफ देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर स्ट्रीम एट हायर एलिवेशन विल जनरली हैव लेस ऑक्सीजन। देखिए जो भी धाराएं हैं मतलब स्ट्रीम्स मतलब वाटर का सोर्स, जो भी वाटर बॉडीज है उसको मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? आप तो मशीन के माध्यम से उसको ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करा नहीं रहे हैं, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो एटमॉस्फेयर से। तो जहाँ भी वाटर बॉडीज जो है हायर मतलब एटीट्यूड पे है, हायर लेटीट्यूड पे है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई जैसे पहाड़ों पर, अगर पहाड़ों पर कोई झील है या वाटर बॉडी है, कोई पॉन्ड वगैरह है, तो वहाँ के जो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक, आप जानते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहाड़ों पर कम होता है, पहाड़ों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कम होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम होगा। तो वही कह रहा था एलिवेशन के बढ़ने से, याद रखिएगा ऊंचाई बढ़ने से आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा। इसलिए तो लोग माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं तो अपना ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो दूसरा फैक्टर ये था। सैलिनिटी, याद रखिएगा साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ने से आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। साल्ट कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगा आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ये भी टेम्परेचर हम बात किए थे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी, गैसेज का जो सॉल्युबिलिटी है या ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी है ये डिक्रीज हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कोल्ड वाटर होल्ड्स मोर डिजोल्व ऑक्सीजन, जो ठंडा पानी है उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, और वार्म वाटर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसमें ऑक्सीजन कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टर्बुलेंस, मोर टर्बुलेंस क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑक्सीजन टू एंटर इनटू स्ट्रीम्स, जितना ज़्यादा टर्बुलेंस का मतलब वाटर में जितना ज़्यादा हलचल होगा दोस्तों, टर्बुलेंस वाटर के अंदर जितना ज़्यादा हलचल होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कह सकते हैं कि मिक्सअप होगा, या उसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा होगा। आप इस चीज़ों को अपने आसपास भी देखे होंगे, जहाँ भी बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर मतलब फिश का मतलब कह सकते हैं कि ऐसे बिग फिश का बिक्री होता है, जहाँ पर वहाँ देखिएगा वो जो एक आर्टिफिशियल तालाब टाइप का छोटा टाइप का ही बनाया रहता है, उसके अंदर मछलियों को, जिंदा मछलियों को रखती है दोस्तों, और एक मोटर लगाई रहती है। क्यों लगाई रहती है मोटर? उसके पीछे लॉजिक यही है, वो टर्बुलेंस पैदा करता है, पानी के अंदर टर्बुलेंस पैदा करता है, जिसके कारण कि वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा मिक्सअप हो सके। ओके, बाहर से वो ऑक्सीजन मिक्सअप तो कर नहीं रहा है, तो चूँकि मछलियों को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, फिश को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो वो टर्बुलेंस पैदा करता है वो मोटर, तो जिसके कारण कि वहाँ पर जितना ज़्यादा टर्बुलेंस होगा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा मिक्सअप होगा। एक्वेटिक वेजिटेशन, जितना ज़्यादा एक्वेटिक वेजिटेशन होगा आपका ऑक्सीजन की मात्रा भी उतना कम हो जाएगी, क्योंकि वो सब ऑक्सीजन का यूज़ करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन कौन है? देखिए ओडोर, ये क्या है? मतलब एक प्रकार का गंध, ये आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कलर, बाहर से देखते हैं हम कलर देखते हैं किस प्रकार का, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। टेम्परेचर, छूने के बाद आपको ठंडा लगा या गर्म लगा, ये उसका टेम्परेचर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। बायोकेमिकल डिमांड, दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये आपका क्या है? तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वेस्ट वाटर, इसको हम मेजर करते हैं 5 दिन पे, ये हमको पता चलता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? तो उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल राइट, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, इसमें से मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। बीओडी सीओडी आप जानते हैं दोस्तों, ऑर्डर वगैरह के बारे में जानते ही हैं, तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सीधे, विच इज द सोर्स ऑफ डीसैलिनेटेड वाटर, डीसैलिनेटेड वाटर या इसको डीमिनरलाइज्ड वाटर भी कह सकते हैं, कि डीमिनरलाइज या डीसैलिनेटेड वाटर का आपका स्रोत क्या हो सकता है? रेन वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर या रिक्लेम्ड वाटर। देखिए दोस्तों, रेन वाटर, ऑब्वियसली रेन वाटर प्योर वाटर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मिनरलाइजेशन इसमें रहता है, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि इसके अंदर मिनरल नहीं रहता, ये बिल्कुल गलत है। तो रेन वाटर है आपका। हमसे पूछ रहा है कि डीसैलिनेटेड वाटर का कौन है, तो ये सैलिनेटेड वाटर है। सरफेस वाटर भी सैलिनेटेड वाटर होता है, मिनरल होता है इसके अंदर। ग्राउंड वाटर इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल होता है। तो रिक्लेम्ड वाटर दोस्तों, रिक्लेम्ड वाटर मतलब वाटर ट्रीटमेंट के बाद, वाटर जो ट्रीटमेंट होता है उसके बाद जो वाटर मिलता है उसको हम रिक्लेम्ड वाटर कहते हैं। तो इसके अंदर डीसैलिनेटेड है, इसके अंदर मिनरल वगैरह नहीं होता है, हम बाहर से ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा डीसैलिनेटेड वाटर का स्रोत है। ओके, तो 8th का 4th ऑप्शन करेक्ट है। डीसैलिनेशन देखिए, इट कैन ऑल्सो भी नॉन एज डीमिनरलाइजेशन, डीसैलिनेशन को हम डीमिनरलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। Desalination is the process of removing salt or other minerals and contaminate from sea water, brackish water and waste water effluent.
डिसैलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिमूव करते हैं, क्या, साल्ट को रिमूव करते हैं, कुछ और मिनरल्स है उसके अंदर जो कंटामिनेंट है उसको रिमूव करते हैं, चाहे वो हमें सी वाटर से मिला हो, ब्रैकिश वाटर से मिला हो या वेस्ट वाटर इफ्लुएंट से मिला हो। इट इज़ एन इंक्रीजिंगली कॉमन सॉल्यूशन टू ऑब्टेन फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन। देखिए कह रहा है बहुत ही इंक्रीज कॉमन सॉल्यूशन है, हमको फ्रेश वाटर ऑब्टेन करना ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अगर हमको वाटर चाहिए तो हम रिक्लेम्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। द मेन टू टाइप्स ऑफ डिसलिनेशन आर मेम्ब्रेन एंड थर्मल डिसलिनेशन। डिसलिनेशन करने का दो तरीका है, तो मेम्ब्रेन डिसलिनेशन करा दीजिए, दूसरा थर्मल डिसलिनेशन करा दीजिए। रिक्लेम्ड वाटर रिक्लेमेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर टू मेक इट रीयूज विथ डिफाइनेबल ट्रीटमेंट रिएबिलिटी एंड मीटिंग अप्रोप्रिएट वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया। वाटर रिक्लेम्ड वाटर पे दोस्तों पूरा का पूरा आपका टॉपिक ही है, आपको यूनिट 4 आप देखेंगे तो वाटर रीयूज एंड वाटर रिक्लेमेशन, इस पर हम बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। वाटर रिक्लेमेशन मतलब क्या, हमको वाटर को दोबारा यूज़ करना है, वाटर को इस लाइक बनाना है ताकि हम उसका दोबारा यूज़ किया जा सके, उसी को वाटर रिक्लेमेशन कहते हैं। रिक्लेमेशन इन्वॉल्व्स ऑल प्रोसेस टू ट्रीट वेस्ट वाटर। रिक्लेमेशन अंदर वो सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसमें हम वाटर को ट्रीट करते हैं सो दैट इट कैन बी रीयूज, ताकि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें। रिक्लेम्ड वाटर इज द सोर्स ऑफ डिसलैंड वाटर, याद रखिएगा रिक्लेम्ड वाटर आपका डिसलैंड वाटर का सोर्स है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मरीन पोल्यूटेंट। इसमें से समुद्री मतलब पोल्यूटेंट कौन, प्रदूषक कौन नहीं है, मरीन पोल्यूटेंट कौन नहीं है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मरीन पोल्यूटेंट बोला है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा मरीन पोल्यूटेंट यूजुअली नहीं होता है, कार्बन पोल्यूटेंट जो हमारा मरीन पोल्यूटेंट यूजुअली नहीं होता, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, 9th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मतलब वाटर पोल्यूशन को हम किस प्रकार से, या वाटर पोल्यूशन जो होता है उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, किस कारण से वाटर पोल्यूशन इफेक्ट हो सकता है उसको आपको बताना है। फर्स्ट है इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी, बिल्कुल वाटर पोल्यूशन होगा तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, ये करेक्ट है। चेंज इन वाटर प्रॉपर्टीज, बिल्कुल वाटर पोल्यूशन होगा तो वाटर का प्रॉपर्टी, वाटर का क्वालिटी ही बिल्कुल बदल जाएगा, ये भी सही है। इंटरफेरेंस विद बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के साथ इंटरफेरेंस होगा ये भी सही है। डिक्रीज इन ब्यूटी, दोस्तों वाटर पोल्यूशन होगा तो आपका ब्यूटी डिक्रीज नहीं करेगा, ब्यूटी बढ़ेगा, ये गलत है। डिक्रीज इन ब्यूटी नहीं होगा, ये गलत है। डिक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट दोस्तों आपको बढ़ेगा, सॉरी डिक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल वाटर पोल्यूशन जैसे जैसे होगा तो मेटाबॉलिक रेट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फ्रेश वाटर होता है उससे हमारा मेटाबॉलिक रेट बेहतरीन रहता है, ठीक रहता है। लेकिन आप अगर कह सकते हैं डर्टी वाटर, पॉल्यूटेड वाटर अगर ड्रिंक कर लिए तो आपका मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल कम हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये तो सही है। तो हमसे पूछ रहा है कि किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ए पर पड़ेगा, बी पर पड़ेगा, सी पर पड़ेगा, आपका ई पर पड़ेगा, ए बी सी ई पर पड़ेगा, ओके। तो देखिए ए बी सी पर पड़ेगा और ई तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ए बी सी है दोस्तों। डी पर तो नहीं पड़ेगा, डी डिक्रीज इन ब्यूटी बोला, डी तो गलत है, ब्यूटी इंक्रीज करेगा तो डी गलत है, तो सारे ऑप्शन में डी है, बस एक ही में डी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए बी सी ओनली। ऑल राइट, ये ध्यान रखिएगा। सब पोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ दोस्तों, आप जानते हैं पोल्यूशन के बारे में हमने अच्छे से बात भी किया है इस पर, ओके। वाटर पोल्यूशन सोर्सेज क्या क्या हो सकता है पोल्यूशन का, आपका इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के कारण वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ के कारण हो सकता है, द म्यूनसिपैलिटी अर्बन एंड डोमेस्टिक वेस्ट के कारण वाटर पोल्यूशन हो सकता है, सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन से भी सब्सटेंस प्रोड्यूस के कारण हो सकता है, माइनिंग से वाटर पोल्यूशन होता है, तो ये उसका कुछ सोर्स है, ये हमने बात किया था। देखिए दोस्तों इस पर भी हम बात किए थे कि वाटर पोल्यूशन लीड्स टू एक्सटेसिव बिल्डअप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन द वाटर बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। वाटर पोल्यूशन के कारण क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट, आपका नाइट्रोजन बढ़ सकता है, फॉस्फोरस बढ़ सकता है, ये सब बढ़ जाता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट भी कहते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ऑलराइट, इससे कारण क्या होगा, एक्सेस न्यूट्रिएंट बिल्डअप लीड्स टू एल्गल ब्लूम, एल्गल का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि एल्गी इन सारे न्यूट्रिएंट्स पे ग्रो करती है, ओके। इसके कारण एल्गी आपका एल्गल ब्लूम हो जाएगा। एल्गल ब्लूम का मतलब समझिए कि पूरा का पूरा पानी पर एल्गी ही एल्गी हो जाएगा। कभी कभी आप देखेंगे गांव में तालाब में अगर देखेंगे दोस्तों कि ग्रीन ग्रीन कलर का पूरे के पूरे तालाब में फैल जाता है, एकदम पतली सी लेयर है, पूरा का पूरा तालाब में फैल गया, वही है एल्गल ब्लूम है। ऑलराइट, वही एल्गल ब्लूम है दोस्तों। ग्रीन एल्गी होती है वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेरिक एयर का और जो वाटर का कंटेक्ट को बीच में एक प्रकार से लेयर बना देती है, जिसके कारण फिश की डेथ हो जाती है। नीचे जो फिश है उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वो फिश का डेथ हो जाता है, वो बढ़िया चीज़ नहीं है। तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट बिल्डअप लेवल टू एल्गल ब्लूम, जिसके कारण एल्गल ब्लूम हो जाता है, और इस कंडीशन को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाटर पोल्यूशन कारण टॉक्सिसिटी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। वाटर पोल्यूटेज मतलब प्रॉपर्टीज वाटर का क्वालिटी सब मतलब चेंज हो जाएगा। इंटरफेरेंस विद बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखिए, चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इंटरफेरेंस डिसरप्ट द बायोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द वाटर। वाटर का जो बायोलॉजिकल बैलेंस है उसको इंटरप्ट कर सकता है। एडिंग न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस लीड्स टू एल्गल ब्लूम। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस यदि वाटर के अंदर ऐड हो रहा है तो वो आपका एल्गल ब्लूम कर सकता है, एल्गी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और केमिकल एडिशन इन द वाटर एक्यूमुलेट दीज केमिकल्स इन द फूड चेन। अगर केमिकल का एक्यूमुलेशन होता है वाटर के अंदर तो ये केमिकल आपके फूड चेन में इंटर कर सकता है, यहाँ भी आपका न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डीडीटी। दोस्तों डीडीटी का कंसंट्रेशन देखा गया था, डाइक्लोरोडाइफेनॉल ट्राइक्लोरेचन के बारे में आपने सुना होगा। डीडीटी कंसंट्रेशन से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल यदि पानी के साथ मिक्स हो गया और इस पानी को गंदे पानी को मान लीजिए मछलियाँ पी लेती है, या मछलियाँ जो पानी के अंदर जो चिड़िया मछलियाँ को खाती है और मछलियाँ पानी में रहती है, तो मछली जो है इस पानी का यूज़ करेगी डीडीटी वाटर को, ओके। और उस मछली को अगर कोई पक्षी खाती है तो उसके अंदर भी ये चला जाएगा, तो ये उसका इनरिचमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये नॉन डीडीटी जैसे केमिकल बढ़ गया तो ये एकदम फूड चेन के अंदर पूरा क्रॉस कर जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। ब्यूटी कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा। दोस्तों हम पहले ही बात किए थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एग्रीकल्चर रीजन्स ग्राउंड वाटर कैन हैव सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ विच पोल्यूटेंट। देखिए एग्रीकल्चर रीजन्स में जो मान लीजिए खेती जहाँ होता है जिस क्षेत्र में, वहाँ के ग्राउंड वाटर में किस पोल्यूटेंट का, किस कंटामिनेंट का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, ओके। लीड का, कैडमियम का, सेलेनियम का या नाइट्रेट का। तो नाइट्रेट का दोस्तों, लीड वगैरह का वहाँ पे इस्तेमाल होता है नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा हैवी मेटल होता है, बहुत खराब प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन नाइट्रेट का आपने जानते हैं कि यूरिया सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर रीजन में यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, NH2CO ये आपका यूरिया होता है दोस्तों। तो यूरिया में लगभग बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन होता है, तो ये नाइट्रेट का कंसंट्रेशन आपका बढ़ सकता है। ऑलराइट, ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हम सब ने पढ़ा है दोस्तों, आसान है, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ टोटल लिक्विड वाटर ऑन अर्थ, जो भी लिक्विड वाटर हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उसमें से ब्रेकिश वाटर कितना वो आपको बताना है। तो देखिए ब्रेकिश वाटर होता क्या है, तो ब्रेकिश वाटर दोस्तों आपका फ्रेश वाटर, जो ब्रेकिश वाटर हमारा ये फ्रेश वाटर के बाद आता है ब्रेकिश वाटर, और उसके बाद आता है साल्ट वाटर। ये साल्ट के कंसंट्रेशन का खेल है। देखिए फ्रेश वाटर में साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ब्रेकिश वाटर मीडियम में होता है, और साल्ट वाटर में आपका थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ब्रेकिश वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन आपका फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर के बीच का हो। सॉरी दोस्तों, एक फिर से ट्राई करते हैं। देखिए ब्रेकिश वाटर क्या होता है, तो एक होता है फ्रेश वाटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, दूसरा है ब्रेकिश वाटर साल्ट के कंसंट्रेशन पे बेस्ड है, तीसरा है मरीन वाटर, ठीक है, समुद्री पानी जो होता है। तो फ्रेश वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम होता है दोस्तों, बहुत कम के बराबर। ब्रेकिश वाटर में मीडियम रेंज में होता है, और मरीन में साल्ट कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रेकिश वाटर मतलब क्या है, ऐसा वाटर जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के बीच का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकिश वाटर कहते हैं। तो देखिए हमसे पूछा है कि टोटल ब्रेकिश वाटर अर्थ में कितना है, 90% है, 75% के आसपास है, अराउंड 50% है, या एस्टिमेट नॉट अवेलेबल। तो इसका टोटल एस्टिमेट नहीं बताया गया। हमने फ्रेश वाटर और मरीन वाटर का कंसंट्रेशन देखा है दोस्तों। फ्रेश वाटर हमारे पास कितना है, 2.5% के पास हमारे पास फ्रेश वाटर है, 97.4% के आसपास हमारे पास क्या है, मरीन वाटर। लेकिन कहीं भी हम ब्रेकिश वाटर के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो एस्टिमेट आर नॉट अवेलेबल। ऑल राइट, एस्टिमेट आर नॉट अवेलेबल, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखिए और ब्रेकिश वाटर को समझिए दोस्तों, इट इज द वाटर हैविंग मोर सैलिनिटी देन फ्रेश वाटर। ये वैसा वाटर है जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर से ज़्यादा होता है, बट नॉट एज मच एज सी वाटर। लेकिन समुद्री पानी से कम होता है, मरीन वाटर से कम होता है, ओके। इट मे रिजल्ट फ्रॉम मिक्सिंग सी वाटर विथ फ्रेश वाटर टुगेदर। ये कब हो सकता है, जब फ्रेश वाटर के साथ अगर सी वाटर को हम मिक्सअप कर देते हैं, तब ये मतलब तब जो वाटर बनता है वो हमारा ब्रेकिश वाटर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश वाटर भी है और सी वाटर भी है, दोनों के बीच का कंसंट्रेशन हो जाएगा, जैसा कि एस्टुरीज वगैरह में देखने को मिलता है। और इट में भी अकर इन ब्रेकिश फॉसिल एक्यूफर, जहाँ ब्रेकिश फॉसिल एक्यूफर है वहाँ भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑन अर्थ, द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का जो टोटल वॉल्यूम अर्थ पे लगभग है 1.386 बिलियन किलोमीटर पर क्यूब, आउट ऑफ विच 97.5% बिंग साल्ट वाटर। हमने पहले ही बात किया था कि 97.5% हमारे पास क्या साल्ट वाटर है, और 2.5% क्या हमारे पास फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर आपका आइस कैप के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है, ग्राउंड वाटर के रूप में है, सरफेस के रूप में है दोस्तों, ये हमारा फ्रेश वाटर है। और 97.5% आपका ओशंस में है और सीज में है।
सैलिनिटी लेवल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर आर एस फॉलोज। देखिए दोस्तों, यहाँ भी जो हम बात किए हैं आपको 97.5% क्या बताएं साल्ट वाटर और 22.5% क्या बताएं फ्रेश वाटर बताएं, लेकिन कहीं भी ब्रेकिश वाटर का कंसंट्रेशन नहीं बताया। तो ब्रेकिश वाटर इन दोनों के बीच का है, इसका एस्टिमेशन अभी तक लगाया नहीं गया है। ओके, इसलिए वहाँ का आंसर क्या हुआ, फोर्थ होगा। फ्रेश वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन कितना है, तो 0.05% से कम हो। ध्यान रखिएगा, साल्ट कंसंट्रेशन आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कितना है, 0.05% से कम है। ब्रेकिश वाटर के अंदर कितना है, तो 0.05 से 3% के पास है, 0.05 से 3% के पास है। सेलेन वाटर में 3 से 5% साल्ट कंसंट्रेशन होता है। और ब्राइन तो होता है, ये साल्टी वाटर ही होता है, इसमें 5% ज़्यादा हो सकता है और 26 से 28 के बीच में, 5% से ज़्यादा और 26 से 28% के बीच में होता है आपका ब्राइन वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा उसको। तो ब्रेकिश वाटर जस्ट ए टाइप ऑफ साल्टी वाटर। ब्रेकिश वाटर एक प्रकार साल्टी वाटर ही होता है जिसका अभी तक एस्टिमेशन लगाया नहीं गया कि टोटल है कितना अर्थ पर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का क्या क्या सोर्स हो सकता है। नेचुरल सोर्स हो सकता है, बिल्कुल। अगर मान लीजिए कहीं फ्लड आ जाता है तो पूरा पूरा जो हमारा रिवर वाटर, मान लीजिए फ्रेश वाटर होता है, उसके अंदर जो एक्सक्रीटा वगैरह सभी मिक्स हो जाता है, तो वो नेचुरल सोर्स है, वाटर पोल्यूट हो गया, तो नेचुरल सोर्स हो सकता है। डोमेस्टिक तो सोर्स है ही, आपके घरों से बहुत सारा जो वेस्ट वाटर निकलता है, डोमेस्टिक सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। एग्रीकल्चर सोर्सेज, बिल्कुल ये भी है। इंडस्ट्रियल सोर्सेज ये भी है दोस्तों, मतलब वाटर पोल्यूशन का। तो ऑल ऑफ द अबव हमसे पूछा है कौन कौन सा कहीं सही है, तो 1 2 3 4 ऑल आर द सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन हम लोग पहले भी बात किए हैं दोस्तों, ये सब आसान चीज़ है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, सोर्सेज वाटर पोल्यूशन पहले ही बात की, एक बार और देख लेते हैं। अर्बानाइजेशन, जैसे जैसे अर्बानाइजेशन मतलब शहरीकरण बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा। डिफॉरेस्टेशन दोस्तों, वृक्षों की कटाई बढ़ेगी तो वाटर पोल्यूशन भी बढ़ सकता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, ऑब्वियसली इंडस्ट्री से जो इफ्लुएंट निकलता है वहाँ से भी वाटर पोल्यूशन बढ़ सकता है। सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेज, इससे भी वाटर पोल्यूशन बढ़ सकता है। यूज ऑफ डिटर्जेंट के बारे में पहले बात किए थे। फर्टिलाइजर, इससे भी वाटर पोल्यूशन बढ़ सकता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ से बढ़ सकता है। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज करने से वाटर पोल्यूशन बढ़ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर वाटर ऑन अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट। देखिए, ट्रांसफर वाटर ऑन अर्थ पर जो वाटर का ट्रांसफर होता है या अर्थ पे जो भी वाटर आता है वो कई सारे माध्यम से आता है दोस्तों, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट देखिए, प्रेसिपिटेशन का मतलब पानी जो ऊपर से आता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ये ठीक है। रन ऑफ के माध्यम से भी वाटर आता है। विंड के थ्रू वाटर कहाँ से आता है, ये गलत है दोस्तों, ये तो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन, यहाँ भी विंड डाल दिया है, विंड के माध्यम से कोई पानी नहीं आता है। थर्ड है इवेपोरेशन से ऑब्वियसली इवेपोरेशन वाटर इवेपोरेट होता है। कंडेंसेशन से भी वाटर आता है, प्रेसिपिटेशन से भी आता है, रन ऑफ से भी वाटर आता है, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ ऑप्शन भी इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि यहाँ भी विंड का यूज़ कर लिया, तो विंड के थ्रू वाटर नहीं आता है या वाटर का ट्रांसफर नहीं होता है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इंक्लूड इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। वेयर इवेपोरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस कन्वर्जन लिक्विड इनटू गैस। इवेपोरेशन आप जानते हैं कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना इवेपोरेशन होता है। कंडेंसेशन से उसी का रिवर्स है, रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ वाटर का कन्वर्जन वेपर, जो वाटर वेपर होता है उसका वाटर के अंदर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना है, वाटर ड्रॉपलेट में, वो हमारा कंडेंसेशन है। प्रेसिपिटेशन द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन के फॉर्म में जो वाटर नीचे आता है, रेन के फॉर्म में जो पानी जमीन पे आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं दोस्तों। ऑलराइट, तो प्रेसिपिटेशन इज नथिंग बट फॉलिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। रन ऑफ क्या है, तो वाटर रेफर्स टू द फ्लोइंग ऑफ वाटर ऑन द सरफेस, मतलब जैसे मान लीजिए बारिश होता है तो बारिश होने के बाद जो पानी आपके गली से घरों से निकलता है दोस्तों, गलियों से निकलता है, सड़कों पर जो पानी निकलते रहता है उसी को हम क्या रन ऑफ कहते हैं। ओके, रन ऑफ रेफर टू द वाटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हेन वाटर वेपर चेंजेस फ्रॉम ए गैस टू लिक्विड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का इसमें से नॉन पॉइंट सोर्स कौन है। ऑलराइट, देखिए दो सोर्स होता है, एक तो होता है पॉइंट सोर्स, मतलब जिसको आप आसानी से कह सकते हैं हाँ यहीं से वो मतलब वाटर पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स दोस्तों, मतलब हम जिसको आसानी से पता नहीं लगा सकते कि वाटर निकल कहाँ रहा है एक्चुअली। अर्बन एंड सब अर्बन लैंड, देखिए फैक्ट्रीज दोस्तों, फैक्ट्री तो एकदम लोकेशन, फैक्ट्री का लोकेशन एकदम फिक्स रहता है, अगर वहाँ से पानी निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि यह बिल्कुल ये पॉइंट सोर्स है दोस्तों। हमसे नॉन पॉइंट सोर्स पूछा है तो ये नहीं हो सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बिल्कुल यहाँ से अगर किसी प्रकार का वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो ये भी हम पता कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है और ऑल ऑफ द ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो अर्बन एंड सब अर्बन लैंड दोस्तों, देखिए शहर में दोस्तों हजारों घर होता है
लेकिन किसके घर से पानी निकल रहा है यूजुअली और वो ड्रेनेज में जा रहा है वेस्ट वाटर, हम आसानी से पता नहीं लगा सकते। ओके, आसानी से हम सिर्फ ड्रेनेज को देख के हम पता नहीं लगा सकते किसके घरों से पानी आ रहा है। तो ये क्या है, नॉन पॉइंट सोर्स है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर वगैरह होता है तो यहाँ से हम पता नहीं लगाया जा सकता है। तो नॉन पॉइंट सोर्स आपका अर्बन एंड सब अर्बन लैंड। पॉल्यूशन क्या होता है, तो कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हो जाए उसको पॉल्यूशन कहते हैं, आसान है ये सब, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन देयर इज एन एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस इनटू वाटर हैवी बॉडी। अगर वाटर पोल्यूशन क्या है, कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस वाटर के अंदर मिक्स होगा तो उसको हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। देखिए, द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, तो उसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है पॉइंट सोर्स और सेकंड है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स इट रेफर्स टू द सिंगल आइडेंटिफिकेशन सोर्सेज। इसमें कोई सिंगल आइडेंटिफिकेशन सोर्स हो सकता है, जैसे डिस्चार्ज पाइप के थ्रू से हो सकता है, फैक्ट्री से हो सकता है, सीवेज प्लांट से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉन पॉइंट सोर्स। इट रेफर्स टू सोर्सेज दैट डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ये कोई सिंगल पॉइंट से नहीं ओरिजिनेट होता। हमने पहले ही बताया था कि अर्बन में क्या होता है, हजारों घर होता है, किसके घर से निकल रहा है ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो सकता है, घर वगैरह हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। ओके, फैक्ट्रीज एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, देखिए दोस्तों, हैव प्रॉपर ड्रेनेज पाइप्स लीडिंग टू ए वाटर बॉडी फॉर डिस्पोजिंग देयर वेस्ट एंड दस दे आर पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। Urban and suburban land cause water pollution by the field runoff and thus do not originate from a single point, hence they are non-point sources। अर्बन जो suburban हमारा, चूंकि एक सिंगल पॉइंट से तो निकलता नहीं है, बहुत सारे घर होता है या एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है, वहाँ से निकल, इसको हम नॉन पॉइंट सोर्स कहते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पे बेस्ड था। हमें जो इंपॉर्टेंट लगा दोस्तों, सब क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं, साथ साथ उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी बताएं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं जितना हम कर पाए दोस्तों। ओके, आप जरूर इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम तो होना ही होना है, 12-13 नवंबर को एग्ज़ाम डेट फिक्स है दोस्तों, एग्जाम होगा। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बैलेंस बना के प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, तब जाके एग्जाम कहीं बेहतर हो पाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो प्लीज़ कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से पूछ सकते हैं, कहीं भी कुछ फीडबैक वगैरह देना चाहते हैं, कहीं से हमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है दोस्तों, वो भी आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।